कभी कभी सबसे मीठी हंसी सबसे डरावने राज छुपाती है। एक सच्ची कहानी पर आधारित। शीर्षक, उनकी बेटी बिना किसी सुराग के गायब हो गई और एक फोन ने सब कुछ बदल दिया। लखनऊ के उपनगर सीतापुर में नीता और राजीव का घर हर सुबह चाय और चिड़ियों की खुशबू से महकता था। लेकिन उस दिन रसोई का सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। उनकी 17 साल की बेटी सिया अपने कमरे में नहीं थी। बिस्तर बिछा नहीं था, किताबें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़की गायब हो गई है। राजीव ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद वह अपनी दोस्त आस्था के घर चली गई है। लेकिन नीता का दिल एक अलग ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं था, कोई सुराग नहीं था। शहर और मोहल्ले की गलियों में एक आवाज गूंजी, सिया, लेकिन हर गली में सिर्फ सन्नाटा था। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन्हें वही बर्फीला सन्नाटा मिला। पुलिस अधिकारी ने कंधे उचकाए और कहा, बस पहले 24 घंटे इंतजार करो, लड़की खुद ही लौट आएगी। नीता जमीन पर बैठ गई, हताश। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजीव ने उन्हें सिया की एक ताजा तस्वीर दी, लेकिन पुलिस ने बस एक साधारण नोट बना लिया। उनके लिए वह सिर्फ एक संख्या थी, लेकिन माता पिता के लिए वह सब कुछ थी। रात लंबी और बेरहम थी। नीता ने अपनी आंखें बंद नहीं की। हर पल उसे लगा कि उसकी बेटी उसे बुला रही है। राजीव बेतरतीब गाड़ी चलाता रहा, हर जगह ढूंढता रहा। पेट्रोल पंप, सुनसान सड़कें, रेलवे क्रॉसिंग, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन आस पड़ोस में बात फैल गई। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या वह किसी लड़के के साथ भाग गई है? यह बात नीता के दिल में चुभ गई। वह जानती थी कि उसकी बेटी, उसकी सिया, ऐसा नहीं कर सकती। राजीव ने पर्चे छपवाए और उन्हें हर कोने पर चिपका दिया। उसने सभी अजनबियों से पूछा, क्या तुमने इस लड़की को आसपास देखा है? लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंधेरा हो रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग पड़ोसी बोला, कल रात मैंने उसे एक काली गाड़ी में बैठते देखा। वो अकेली नहीं थी। नीता का दिल बैठ गया। गाड़ी का जिक्र कोई इत्तेफाक नहीं था। राजीव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्हें भी वही ठंडा जवाब मिला, एक गवाह की याददाश्त धुंधली हो सकती है, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अब राजीव और नीता अकेले थे, और तभी मानो स्वर्ग उनके दुहक में शामिल हो गया हो। घर का फोन बज उठा। नीता ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक रुक रुक कर डरी हुई आवाज आई, माँ। लाइन अचानक कट गई। नीता वहीं जड़वत खड़ी रही। रिसीवर कान से लगा हुआ था। राजीव ने नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बात पक्की थी, सिया जिंदा थी और खतरे में थी। रात के गहरे सन्नाटे में नीता अब भी रिसीवर पकड़े बैठी थी। कान में उसकी बेटी की कांपती हुई आवाज गूंज रही थी, माँ। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने उम्मीद और डर दोनों को जिंदा कर दिया। राजीव ने मोबाइल और लैंडलाइन दोनों के रिकॉर्ड खंगाले, हर नंबर नोट किया, पर लाइन इतनी जल्दी कट गई थी कि कोई सुराग हाथ नहीं आया। नीता को लगता था कि उसने कॉल में हल्की सी आवाजें सुनी थीं, जैसे ट्रक इंजन गरज रहे हों, जैसे कहीं पास रेल की पटरी हो। उसने वही बार बार राजीव को समझाने की कोशिश की, सिया कहीं भी हो, पर उसके आसपास गाड़ियां हैं, मुझे यकीन है। राजीव ने नोटबुक निकाली और हर शब्द लिख लिया। उसने तय किया, अगर पुलिस साथ नहीं दे रही तो वे खुद जांच करेंगे। उस रात पड़ोस में लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने शक के तीर चलाए। लड़की जवान है, हो सकता है खुद चली गई हो। इन बातों ने नीता को भीतर तक झकझोर दिया, पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके आंसू ही उसकी जिद थे। करीब आधी रात को राजीव ने अपनी पुरानी गाड़ी उठाई और शहर की सड़कों पर भटकना शुरू किया। पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, सुनसान गली, जहां जहां ट्रक या गाड़ियां खड़ी थीं, वह रुक रुक कर पूछताछ करता। हर बार जवाब वही, नहीं देखा। नीता अकेली घर में बैठी रही।
हर आवाज उसे लगता था दरवाजे पर दस्तक है। उसने बार बार बेटी का नाम फुसफुसाया, सिया, सुन रही हो मुझे, लौट आओ। सुबह होने तक घर की खिड़कियों से रोशनी झांकने लगी, लेकिन नीता की आंखों से नींद नदारद थी। राजीव थकाहारा लौटा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और पक्की होती जा रही थी। उस कॉल का मतलब था, हमारी बेटी जिंदा है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पर जो वो नहीं जानते थे, वो यह था कि हर कदम पर कोई और भी उनकी तलाश देख रहा था। कोई जो परछाई की तरह नजर रख रहा था कि वे कितना आगे बढ़ेंगे। सुबह की रोशनी खिड़की से भीतर आ चुकी थी, पर नीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, बस वही एक शब्द कानों में गूंज रहा था, माँ। क्या यह वाकई उसकी सिया थी, या किसी ने उनकी उम्मीद से खेला था? राजीव ने चुपचाप चाय का प्याला नीता के सामने रखा, पर उसकी नजरें सिर्फ फोन पर टिकी थीं। शायद फिर बजे, शायद वही आवाज लौट आए। अगर ये किसी की शरारत है, तो इतना बेरहम कौन हो सकता है? नीता ने फुसफुसाकर कहा। राजीव ने नोटबुक पलटी, जहां उसने पिछली रात हर बात लिखी थी। कॉल का वक्त, नीता के बताए शोर, और वो टूटा सा शब्द, नहीं नीता, ये हमारी सिया ही थी। कोई माँ अपनी बेटी की आवाज भूल नहीं सकती, लेकिन सवाल वही था, अगर सिया थी तो कहाँ थी, और क्यों उसके पास मदद मांगने का वक्त नहीं था? दोपहर होते होते दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। पड़ोस की आंटी आभा आईं। उन्होंने धीरे से कहा, कल शाम मैंने एक लड़की को देखा था, बिल्कुल सिया जैसी। चौक के पास एक सफेद कार में बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। नीता की सांस थम गई, लेकिन तुरंत ही शक उठ खड़ा हुआ। अगर सचमुच उसने सिया को देखा था, तो वह चुप क्यों रही? और अगर यह गलतफहमी हुई तो? राजीव तुरंत चौक की ओर भागा। दर्जनों लोगों से पूछा, दुकानदारों से, रिक्शा वालों से, लेकिन किसी ने भी कुछ साफ नहीं देखा। हर जवाब धुंधला था, हर सुराग आधा अधूरा। घर लौटते समय उसका मन बुरी तरह खिन्न था। नीता ने उसे देखकर कहा, हमारा हर सुराग धुंध में बदल रहा है, जैसे कोई हमें भटकाना चाहता हो। रात ढलते ही वही इंतजार फिर शुरू हुआ। फोन के पास बैठकर नीता हर छोटी आवाज पर चौंक जाती। कभी हवा से हिलती खिड़की, कभी कुत्ते की भौंक, कभी अचानक बंद हुई बिजली। हर बार उसका दिल धड़क उठता, शायद सिया है, शायद फिर से कॉल होगा। पर फोन खामोश रहा। नीता को अब डर इस बात का भी था कि कहीं कल रात की कॉल सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का भ्रम तो नहीं थी। क्या वाकई उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी, या यह माँ के दिल की आखिरी उम्मीद थी? रात में वह खामोश घर पर पड़ा। जेनेला के बगल में बैठी नीता ने अंधेरी गली को एकटक देखा। हर लालटेन जो गुजरती, हर साया जो हिलता, मानो किसी जवाब का वादा लिए हुए हो, या किसी नए भ्रम की संभावना। राजीव अपने कमरे में घूमने के लिए आया, अपने हाथों पर चित्र बनाता और पिछले 2 दिनों की हर छोटी बड़ी बात लिखता। हम यूं ही इंतजार नहीं कर सकते, उसने दृढ़ता से कहा। नीता जेन की आंखों से नजरें नहीं हटाती। और क्या तुम किसी धोखे से नहीं गुजरी? और क्या तुमने सिर्फ हमारी फिल्म की आवाज की कल्पना की थी? राजीव मेज पर हाथ रखते हुए पास आया। नीता, तुम भी यही चाहती हो? उसकी बेटी की आवाज से उलझन हो रही थी। समस्या यह है कि कोई नहीं चाहता कि लोग सच्चाई जाने। जैसे शब्द भारी नहीं होते। अगली बार राजीव उस रहस्यमय रात का कोई निशान ढूंढने के लिए पड़ोस के बाजार की ओर मुड़ा। दुकानदारों से पूछो, कोनों में देखो, और देखो कि किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटी सी लोहार की दुकान में लगा सुरक्षा कैमरा। घंटों बाद अपने दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे राजीव की धड़कनें तेज हो गईं। अली सड़क पर था, ठीक उस समय नहीं जब नीता ने फोन उठाया था। लोग चलते फिरते, साइकिलें, कारें, और फिर एक सफेद कार जो कुछ सेकंड के लिए रुकी। ओल्हा! राजीव चिल्लाया, नीता चिल्लाई। वह कपड़े की तरफ झुक गई। ना रियर जानेला, वल्टो। एक धुंधला चेहरा,
लगभग अदृश्य, लेकिन नीता के लिए यह साफ था। वह थी। मुझे पता है कि यह सिया थी। राजीव ने वीडियो रोक दिया, तस्वीर को बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन क्वालिटी के कारण हम ज्यादा नहीं देख पाए। प्लेट नंबर सिर्फ मेटाडे पर ही दिखाई दे रहा था, मानो मंजिल फिर से उनके साथ खेलना चाहती हो। घर के रास्ते में नीता को चैन नहीं आ रहा था। उसके हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो, हर सांस पर ध्यान दिया जा रहा हो। उस रात का सन्नाटा कोई साधारण सन्नाटा नहीं था। वह एक नजदीक आते हुए पेरिगो की अदृश्य सांसें थीं। जब राजीव ने स्थानीय पुलिस को सुरक्षा कैमरे की तस्वीरें दिखाईं, तो पुलिस ने उनका स्वागत उदासीनता से किया। कुछ अधिकारी बहुत ध्यान से देख रहे थे, तो कुछ हंस रहे थे और कह रहे थे कि उस सफेद कार में कोई भी हो सकता है। नीता ने आंखों में आंसू भरकर प्रतिनिधिमंडल से कहा। उन्हें लग रहा था कि कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे कोई निराशा नहीं हो रही। एक आदमी आ रहा है। वह जासूस अर्जुन मल्होत्रा थे, जो अधिकारियों द्वारा छोड़े गए मामलों की जांच के लिए जाने जाते हैं। रुको, उन्होंने राजीव और नीता की बात गंभीरता से कहते हुए कहा। मैं वह वीडियो देखना चाहता हूँ। राजीव के छोटे से मोबाइल फोन से नहीं, अर्जुन ने हर फ्रेम देखा। सड़क का ज्यादातर हिस्सा बमुश्किल मिट पाया। जासूस की प्रशिक्षित आंखों ने बारीकियां उजागर कर दी। प्रेस में जेनेला को कैसे खड़ा किया गया था, मोटर चालक की घबराहट भरी हरकत, कार का वह घुमाव जो मानो उसके पीछे चल रहा था। तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, उन्होंने कुछ सेकंड की गहरी खामोशी के बाद कहा। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ है। कई दिनों में यह पहली बार था जब नीता को लगा कि हम दोस्त नहीं हैं। उसी रात तुम तीनों फिर मिलेंगे। अर्जुन को शहर का एक नक्शा और सफेद कार पर सड़क का एक सटीक फ्रेम मिला। अगर यह जल्दी रुक जाए तो तुम मेरे पीछे पुरानी सड़क की तरफ आ सकते हो, उसने समझाया। यह एक ऐसा इलाका है जहाँ ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है, जहाँ सुनसान इमारतें हैं। किसी ऐसी चीज को छिपाने के लिए एक बढ़िया जगह जो दिखाई नहीं देनी चाहिए। राजीव ने पॉइंट बंद कर दिए। तो चलो वापस चलते हैं। तीनों ने चुपचाप जांच पड़ताल शुरू कर दी। सुनसान सड़कों पर चलते हुए, लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए, भ्रमित लोगों की बातचीत सुनते हुए। हर कदम के साथ यह एहसास बढ़ता गया कि सिया के गायब होने के पीछे कुछ बड़ा छिपा है। नीता खुद थकी हुई अपनी आंखें चौकस रखती है। एक कोने पर हमने दो आदमियों को गरोटास और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते सुना। वह धीरे धीरे पास आई, प्रदर्शन के डिब्बों को सूंघने का नाटक करते हुए। ये शब्द दो कारों से कट गए, लेकिन जैसा कि बताया गया था, यह उसके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। अर्जुन ने शांति से तुम्हारी मदद की। अभी सुरक्षित नहीं है। हमें और टुकड़े इकट्ठा करने होंगे, इससे पहले कि हमें एहसास हो कि हम उनके पीछे हैं। घर वापस आकर नीता सो नहीं पाई। कमरे की हर परछाई में फिलहा का चेहरा दिखाई दे रहा था, और इसी तरह उसके भीतर एक निश्चितता बढ़ती गई। अब हमारे पास एक दिशा है, एक साथी है, और शायद सिया दे वोल्टा का पता लगाने का मौका भी। Anoit Parecia Engolia Cada Rua Deserta Quando o Caro do Detective Parodian do Antigo Distrito Industrial. Galpos abandonados se arguiam como sombras gigantes. Suas janelas quebradas refletindo a fraca luz da lua. Rajiv de su primeiro. Olhando em volta com cotla. Tem certeza de que ia qui. Sasra. Como voz tensa. O detetive Essentia. Ajustando a lanterna. As marcas que seguimos levam a esta área. E o ruído que se menciona na ligação poderia muito bem vir daqui. Nita apertou o zelo ao redor dos sombros. O vento frio soprava por entre os prédios vazios, trazendo cheiro amargo de ferrugem e óleo velho. Cada passo que dava me cova, como se alguém os observasse escondido na escuridão. Avnakram ate o primeiro galpão. A porta de ferro. Enferrujada, range ao ser empurrada. Lá dentro, só havia queixas deterioradas e pedacos de madeira espelhados. O detetive ilumina os cantos como lanterna, atento a qualquer detalhe. De repente, Nita se agachou.
Sus dedos tocramum pedaco de tecido emes dio no chao. Era lenco co de roja. Rasgro y sujo de pio. Os olhos de la se enchram de lágrimas. Y dacia. Eu mesma borde esa ponta. Rajiv segura mao da esposa. Sentindo o mesmo nono estómago. O detective examina o chao com cuidado. Ha peg das recens. E marcas de news. Els estiveram aqui. Mas não permaneceram por muito tempo. Num canto. Encontraram também uma garrafa de água aberta. Anda pela metade. Era prova de que alguém estivera ali recentemente. O silêncio peshwa. Nita apertava o lenco contra o peito como se fosse o único fio que o conectava e filha. Rajiv caminhava de lado a outro. Lutando contra a angústia de estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante. O detetive. Voz baixa. Quebrou o silêncio. Não iam esconderijo permanente. Es lugar são os dois apenas como passagem. Isso significa que estamos atrás de pessoas que sabem se mover bem. E que não querem deixar rastros. Nita levantou o olhar. O rosto marcado pela dor. Mas também pela esperança. Se sia estive aqui. Então ainda temos uma chance de encontrá-la. O vento volta a soprar. Fazendo o porta-ranger mais uma vez. E naquele instante, o estresse teve uma sensação nítida de que algo moes observava da escuridão. अगला दिन बादलों से घिरा हुआ था। शहर घने बादलों से ढका हुआ था। नीता, राजीव और जासूस फिर मिलेंगे। तस्वीरों, नोट्स और शेड में मिले कैनवास का विश्लेषण करेंगे। हर विवरण एक साधारण अपहरण से कहीं बड़ी बात की ओर ले जा रहा था। ओल्हेम इस्सो, डिसे ओ डिटेक्टिव, छोटे छोटे चिन्हों वाला क्षेत्र का नक्शा दिखा रहा है। आप जिन जगहों का इस्तेमाल करते हैं, वे बेतरतीब नहीं है। हर बिंदु का विलारेजो के लोगों से संबंध है। कुछ नाम परिवहन रिकॉर्ड, गोदाम किराए के अनुबंधों और छोटे मोटे वित्तीय लेन देन में आते हैं। ये सभी ऐसे आंकड़ों से जुड़े हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। नीता ने अपनी आंखें स्थिर कर लीं। ठंड लग रही थी और एस्पिन्हा की ओर दौड़ पड़ी। विलारेजो के आंकड़े, हमारे जानने वाले लोग। बिल्कुल, जासूस ने जवाब दिया। कुछ लोग प्रीफेक्चर में शामिल हैं, कुछ स्थानीय कंपनियों में। इस्सो बताता है कि पुलिस पहले क्यों नहीं आगे बढ़ी। सुरक्षा के कई स्तर हैं, लेकिन आप अजय नहीं हैं। राजीव एस्फ्रेगो ओक्विक्सो, विचारशील। तो सिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। हम उसके टूटे हुए सिर के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या जासूसी असेंटियो, सुरक्षा कैमरों की कुछ पुरानी तस्वीरों पर आवर्धक कांच उठाकर पास के बाजार की तस्वीरें देखिए। उस युवक के बैग को देखिए। वह तेजी से दिखाई देता है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा है जो संदिग्ध नहीं लगता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत एक जैसी है, जो नेटवर्क से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जरा भी एहसास या दिल का खुलना नहीं। हर सुराग इस बात की पुष्टि कर रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था। फाइल एक संगठित नेटवर्क में कैद थी और कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता था। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, जासूस, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। वे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी में दी गई सूचना सिया को दूसरी जगह ले जाने का कारण बन सकती है और फिर हम सबका नामो निशान मिटा देंगे। राजीव ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी महसूस करते हुए गहरी सांस ली। तो हम सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत देर होने से पहले अगला पड़ाव ढूंढना होगा। जैसे ही हमने योजना बनाई, नीता ने अपने द्वारा लगाए गए अस्थायी डेस्क की ओर देखा। सड़क शांत थी, लेकिन किसी की निगरानी का एहसास मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था। हर परछाई, हर गुजरती गाड़ी एक खामोश चेतावनी की तरह लग रही थी। मैंने शहर के पुराने नक्शे वाला एक लिफाफा खोला। एक पिता है, उन्होंने समझाया। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर जगह का औद्योगिक या ग्रामीण इलाकों के पास की खाली पड़ी इमारतों से सीधा संबंध है और नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग सभी के भरोसेमंद हैं। हमें लगता है कि कोई परिवार का सदस्य या दोस्त इसमें शामिल हो सकता है। नीता ने राजीव के बारे में खुलकर बात की। तो हमें नहीं पता कि किस पर भरोसा करें।
लेकिन अगर हमारे पास सुराग है तो हमें उनका पीछा करना होगा, क्योंकि यह खतरनाक लग सकता है। समूह सड़कों पर सावधानी से चल रहा था, हर विवरण पर ध्यान दे रहा था, हर उस चीज की तस्वीरें ले रहा था जो प्रासंगिक हो सकती थी। हर कोने में कुछ छिपा हुआ लग रहा था, हर अजीब गंध संदिग्ध थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कि सिया हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रखेगी। हर सुराग आपको फाइल के और करीब लाता है, लेकिन साथ ही गति भी बढ़ती जाती है, यानी नेटवर्क हमेशा एक कदम आगे रहता है। जासूस एक छोटी सी पुरानी दुकान पर रुका जो वीरान लग रही थी। यह जगह दिलचस्प है, उसने कहा। यहाँ कई तरह के वित्तीय लेन देन हो सकते हैं। हमें सावधानी से जांच करनी होगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हर कदम के साथ सच्चाई और करीब आती जा रही थी, लेकिन साथ ही और खतरनाक भी। उन पर अंधेरे का साया गहराता जा रहा था, यह संकेत देते हुए कि वह दिन बहुत पहले ही आ चुका था। अगला दिन बादलों से घिरा हुआ था, शहर घने बादलों से ढका हुआ था। नीता, राजीव और जासूस फिर मिलेंगे, तस्वीरों, नोट्स और शेड में मिले कैनवास का विश्लेषण करेंगे। हर विवरण एक साधारण अपहरण से कहीं बड़ी बात की ओर ले जा रहा था। ओल्हेम इस्सो डिसे ओ डिटेक्टिव छोटे छोटे चिन्हों वाला क्षेत्र का नक्शा दिखा रहा है। आप जिन जगहों का इस्तेमाल करते हैं वे बेतरतीब नहीं है। हर बिंदु का विलारेजो के लोगों से संबंध है। कुछ नाम परिवहन रिकॉर्ड, गोदाम किराए के अनुबंधों और छोटे मोटे वित्तीय लेन देन में आते हैं। ये सभी ऐसे आंकड़ों से जुड़े हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। नीता ने अपनी आंखें स्थिर कर लीं। ठंड लग रही थी और एस्पिन्हा की ओर दौड़ पड़ी। विलारेजो के आंकड़े, हमारे जानने वाले लोग। बिल्कुल, जासूस ने जवाब दिया। कुछ लोग प्रीफेक्चर में शामिल हैं, कुछ स्थानीय कंपनियों में। इस्सो बताता है कि पुलिस पहले क्यों नहीं आगे बढ़ी। सुरक्षा के कई स्तर हैं, लेकिन आप अजय नहीं हैं। राजीव एस्फ्रेगो ओक्विक्सो, विचारशील। तो सिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। हम उसके टूटे हुए सिर के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या जासूसी असेंटियो, सुरक्षा कैमरों की कुछ पुरानी तस्वीरों पर आवर्धक कांच उठाकर पास के बाजार की तस्वीरें देखिए। उस युवक के बैग को देखिए, वह तेजी से दिखाई देता है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा है जो संदिग्ध नहीं लगता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत एक जैसी है, जो नेटवर्क से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जरा भी एहसास या दिल का खुलना नहीं। हर सुराग इस बात की पुष्टि कर रहा था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था। फाइल एक संगठित नेटवर्क में कैद थी और कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता था। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, जासूस, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। वे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी में दी गई सूचना सिया को दूसरी जगह ले जाने का कारण बन सकती है, और फिर हम सबका नामो निशान मिटा देंगे। राजीव ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी महसूस करते हुए गहरी सांस ली। तो हम सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत देर होने से पहले अगला पड़ाव ढूंढना होगा। जैसे ही हमने योजना बनाई, नीता ने अपने द्वारा लगाए गए अस्थायी डेस्क की ओर देखा। सड़क शांत थी, लेकिन किसी की निगरानी का एहसास मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा था। हर परछाई, हर गुजरती गाड़ी एक खामोश चेतावनी की तरह लग रही थी। मैंने शहर के पुराने नक्शे वाला एक लिफाफा खोला। एक पिता है, उन्होंने समझाया। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर जगह का औद्योगिक या ग्रामीण इलाकों के पास की खाली पड़ी इमारतों से सीधा संबंध है, और नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग सभी के भरोसेमंद हैं। हमें लगता है कि कोई परिवार का सदस्य या दोस्त इसमें शामिल हो सकता है। नीता ने राजीव के बारे में खुलकर बात की। तो हमें नहीं पता कि किस पर भरोसा करें, लेकिन अगर हमारे पास सुराग है तो हमें उनका पीछा करना होगा, क्योंकि यह खतरनाक लग सकता है। समूह सड़कों पर सावधानी से चल रहा था, हर विवरण पर ध्यान दे रहा था, हर उस चीज की तस्वीरें ले रहा था जो प्रासंगिक हो सकती थी। हर कोने में कुछ छिपा हुआ लग रहा था, हर अजीब गंध संदिग्ध थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कि सिया हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रखेगी।
हर सुराग आपको फाइल के और करीब लाता है, लेकिन साथ ही गति भी बढ़ती जाती है, यानी नेटवर्क हमेशा एक कदम आगे रहता है। जासूस एक छोटी सी पुरानी दुकान पर रुका जो वीरान लग रही थी। यह जगह दिलचस्प है, उसने कहा। यहाँ कई तरह के वित्तीय लेन देन हो सकते हैं। हमें सावधानी से जांच करनी होगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हर कदम के साथ सच्चाई और करीब आती जा रही थी, लेकिन साथ ही और खतरनाक भी। उन पर अंधेरे का साया गहराता जा रहा था, यह संकेत देते हुए कि वह दिन बहुत पहले ही आ चुका था।